अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त होंगे। आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। सारे बच्चे जल्दी से आ जाओ। जैसे ही डेली 2:40 होते हैं मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हो जाता हूं बच्चों, एक शानदार से सेशन में, जहां ये 20 मिनट का आपका सेशन होता है और जिसमें मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको कराता हूं हर टॉपिक के 20 से 22 क्वेश्चन। और आप, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप इस टॉपिक के, जो मैं टॉपिक वाइज सीरीज मैंने शुरू की है, पहली बार यूट्यूब पर मैंने ऐसा किया है कि जब मैं आपको हर टॉपिक के 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप एक बहुत प्यारा सा इसके लिए नोट्स भी बना रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो किसी कारणवश पेड बैच नहीं ले पाए, तो दोस्तों उनकी तैयारी के लिए मैं अपनी तरफ से जितना एक्स्ट्रा एफर्ट हो सकता है मैं उतना लगाने का प्रयत्न कर रहा हूं और मैं हर टॉपिक के आपको 20 क्वेश्चन करा रहा हूं। तो चलिए बच्चों, बातचीत ना करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक ये कहता है कि आज के जो क्वेश्चन होंगे वो नदियों से रिलेटेड होंगे। आज के जो क्वेश्चन होंगे वो नदियों से रिलेटेड होंगे। और बातचीत ना करते हुए बस एक लाइन आपसे बोलूंगा कि जिसने अभी तक हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो वो चैनल सब्सक्राइब कर लो पहले एक बार जल्दी से। जो भी बालक ऐसा बैठा है कि जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। मेरे छोटू बच्चों जल्दी से आ जाइएगा, मैं क्लास की शुरुआत कर रहा हूं। और बच्चों शुरुआत करते ही पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहां से आएगा बच्चों। पहला क्वेश्चन, हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या होती है? ये वो क्वेश्चन है जो जीडी में पूछा गया है। हिमालय नदियों की प्रमुख विशेषता क्या है? हिमालय नदियों की जो प्रमुख विशेषता वो ये है कि उनमें 12 मासी का मतलब है 12 महीने उनमें जल रहता है। उनमें क्या होता है बच्चों? इनमें जल का प्रवाह 12 महीने रहता है आराम से। याद रखिएगा, पेपर में आया हुआ सवाल है। अगला देखिए दोस्तों, सवाल नंबर नेक्स्ट है, किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? और ये तो मैंने आपको एक शॉर्ट्स के माध्यम से ही बताया था। जल्दी बताओ दोस्तों। रोल नंबर 1 प्रेजेंट। ठीक है बाबू, आ जाओ जरा। आपको बताना है कि किस वर्ष। आप अपना रोल नंबर खुद लिख सकते हो जी, मेरा रोल नंबर ये है, मेरा ये है, मेरा ये है। ठीक है दोस्तों, चलिए। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? अगर मैं बात करता हूं तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को बता देना चाहता हूं, तो दोस्त गंगा नदी को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था वो 2008 में घोषित किया गया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गंगा नदी भारत की, मेरे प्यारे साथियों अगर मैं आपसे पूछूं कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है, आप जवाब दे सकते हैं दोस्तों? गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है? इस सवाल का जवाब है किसी के पास? गंगा नदी कितने राज्यों में बहती है? आमिर जल्दी बताइए। रोल नंबर 21 आपको बताना, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है? सर जी 5 राज्यों में, जिसमें उत्तराखंड सबसे पहले। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? कौन सी ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? अरे भाई पढ़ ले आर्यन पढ़ ले भैया, टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। आ जाओ। मैंने आपसे पूछा कि कौन सी नदी ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, अरब सागर में गिर रही है, कौन सी नदी है? तो दोस्तों महानदी, ताप्ती, गोदावरी या कृष्णा? तो सर इसमें आंसर आप दीजिएगा ताप्ती नदी। अगला देखिए, कावेरी नदी निम्नलिखित में से गिरती है। कावेरी नदी कहाँ गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में गिर रही है या अरब सागर में गिर रही है? दोस्तों आपको बता दूं, पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका के बीच, भारत व श्रीलंका के बीच। दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है, पाक जल डमरू किन दो दोस्तों को जोड़ने का काम कर रहा है? वो भारत और श्रीलंका। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में। अगला सवाल देखिए, नेत्रावती नदी है, आपको बताना नेत्रावती नदी है। इस सवाल का जवाब है क्या तुम्हारे पास? मैंने आपसे पूछा है, छठा सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि नेत्रावती नदी है, आपका जवाब क्या आएगा? दोस्तों ये पश्चिम की ओर बहती है, ये पश्चिम की ओर बहती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? जो नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है ये आपने बताना है। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तब आप कहोगे पेरियार, भारत पूजा, पंबा, इसमें ताम्रपर्णी आप जवाब दोगे। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? बेटे ये सवाल न जाने पेपर में कितनी बार आ चुका है, ये सवाल न जाने कितनी बार आपके पेपर में आ चुका है। अगर आपको पढ़ना है तो दोस्तों पढ़िए, नहीं पढ़ना तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन फिर कह रहा हूं, गंगा से आपके पेपर में सवाल आएगा, गंगा से आपके पेपर में सवाल आएगा। क्या नोट्स बना रहे हो दोस्तों? आगे ठीक है, जल्दी आ जाओ। क्या आप नोट्स बना रहे हो? मेरी इस क्लास में कोई बच्चा नाम के लिए ना बोलें, क्योंकि 20 मिनट का सेशन होता है। और आप लोग बिल्कुल भी ना बोलें कि गुरुजी मेरा नाम नहीं ले रहे हो। तो दोस्तों ये सहायक नदी होती है किसकी? गुरुजी गंगा नदी की। अगला देखिए, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? अगर मैं 9वें सवाल की बात कर रहा हूं, हिमाचल प्रदेश की नदी पूछ रहा हूं आपसे, कौन कौन सी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बह रही हैं? व्यास और चिनाब। अगर मैं बात करूं भाई इसमें चिनाब तो है, शायद व्यास नहीं है,
व्यास नहीं है, इसका मतलब चिनाब, रावी और सतलज, चिनाब, रावी और सतलज। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। अब ऐसे सवाल अगर एग्जामिनर ने पूछ लिए तो बच्चों क्या उनको छोड़ दोगे आप बताइए। बस तुम नोट्स बना लो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। ये क्लास उन बच्चों के लिए समर्पित है जो पेड बैच नहीं ले पाए, जिनको लगता है कि पवन भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पेड बैच नहीं ले पाया। ये क्लास उन बच्चों के लिए है जहां पे मैं आपको टॉपिक के 30 क्वेश्चन करा देता हूं, हर टॉपिक के 30 से 40 क्वेश्चन करा देता हूं, और एक टॉपिक से 30 से 40 ही क्वेश्चन है। ये 100 क्लास होंगी, इन 100 क्लास को कर लेना बच्चों। आज 12वीं क्लास है ना, तो कौन सी नहीं है? तो सर आप कहोगे सर सतलज नदी नहीं है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन नदी की विशेषता नहीं है, जरा बताएंगे आप मुझे। आपके सामने 11वां सवाल है दोस्तों, आप लोगों को बताना है। मैंने सवाल आपसे पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन नदी की विशेषता नहीं है? भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन नहीं की जाती। ए वाला बिल्कुल गलत है, बात खत्म, आंसर आ गया मेरा ये। आगे देख लो, आंसर ए ही आ गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आप लोगों को बता दूं, जो भी दो नदियों के बीच का क्षेत्र है मेरे प्यारे साथियों, उसको दोआब कहते हैं। ये पेपर में पूछा गया था CHSL में, ये CHSL के पेपर में सवाल था कि जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र है उसे दोआब कहते हैं। अब सर वो कौन सी नदी है? वो कोई भी दुनिया की दो नदी हो, जो उन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है वो दोआब कहलाता है। बस आप ये याद रखना। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जल्दी बताइएगा दोस्तों कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको बताना है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सवाल अच्छा है, अब बस ये देखना कि आप जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है सर, वो है गोदावरी। वो कौन सी है? गोदावरी। अगला देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? अगर मैं गोदावरी की सहायक नदियों की बात कर रहा हूं कि इनमें से कौन सी नदी है जो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, अगर बात करूं तो सरबरी, इंद्रावती, मंजीरा, तो भैया बराकर का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, फिर बराकर का इनके साथ है ही नहीं यार। अगला देखिए, अगला सवाल आता है, किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? सवाल ध्यान से सुनिएगा, किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? पहले तो आपको बता दूं, नर्मदा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो दो पर्वतों के बीच बहती है। एक तरफ की अगर बात करता हूं तो दोस्तों, एक तरफ है आपका सतपुड़ा पर्वत और दूसरी तरफ है विंध्याचल पर्वत। नर्मदा जिसे MP की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और दोस्तों तब आपका जवाब आ जाएगा सर यह ताप्ती नदी हो जाएगी, जो इसकी हैंडमेड नदी कहलाती है। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस में अवस्थित है? ये आपको बताना है। आपके सामने सवाल मेरे प्यारे साथी, जल्दी बताइएगा, आपको बताने हैं दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस में अवस्थित है। तुम तो शायद हो सकता है पहली बार इस सवाल को पढ़ रहे हो, बता दो जरा। सर प्लेलिस्ट बनी हुई है इन क्लासों की, मैं आपको फिर से कह रहा हूं बच्चों, अगर तुम पेड बैच नहीं ले पाए तो 100 क्लास कर लो, बस 100 क्लास। इन 100 क्लास की बच्चों मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, मैंने प्लेलिस्ट इनकी बना दी है। और एक गुड़िया मेरे लिए काम कर रही है, मैंने उससे बात की है कि गुड़िया आप मेरे लिए नोट्स बनाओ। मैं इन बच्चों को जो नोट्स वो बना रही है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा कल के बाद में, है ना। तो ये अब तक जो 12 क्लास हुई हैं, कितने बच्चे चाहते हैं कि तुम्हें 12 क्लास के नोट्स मिल जाएं? आप में से कितने बच्चे चाहते हो जो कि चाहते हैं गुरुजी मुझे 12 क्लास के नोट्स मिल जाएं? अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार जल्दी से पहले वीडियो को लाइक करो और बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख देना कि गुरुजी PM से मैं समझ जाऊंगा कि आप चाहते हैं कि आपको नोट्स चाहिए। तो दोस्तों वो आपके जम्मू कश्मीर में है। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित नगरों में थे अलकनंदा और भागीरथी कहाँ कर मिलती हैं और गंगा नदी बनाती हैं? बेटे न जाने कितनी बार ये सवाल पूछा गया है, कितनी बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि अलकनंदा और भागीरथी दो नदियां हैं जो एक जगह आकर मिल जाती हैं। और दोस्तों जब एक जगह आकर मिलती हैं तब ये नदी यहाँ देवप्रयाग में, कहाँ पर? देवप्रयाग में क्या बनाती हैं? ये गंगा नदी का निर्माण करती हैं। किसका बच्चों? गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ये सवाल आपका आ गया। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित प्रमुख नदियों में से कौन सी अल्पतम लंबाई की है जल ग्रहण के आधार पर? जरा बताइएगा, चलिए जल्दी बताओ भैया। हो गए बच्चों? तब आप कहोगे गुरुजी, तब आंसर आ जाएगा डी। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है?
निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? अब देखो दोस्तों कि केन, बेतवा और चंबल ये तीनों पहले यमुना में आकर मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? यमुना में आकर मिलती हैं। यमुना कहाँ जाकर मिलती है? यमुना गंगा में जाकर मिलती है, लेकिन सोन सीधी आती है। ऐसे निकालना सीख जाओ बच्चों। एक कह रहा सर रिकॉर्डिंग क्लास है, सोच रहे हो आप मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ, तुम कह रहे हो कि गुरुजी रिकॉर्डिंग क्लास है। अरे भैया जी आज 12 नवंबर है, कैसी बातें करते हो यार। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, नंदप्रयाग से नंदाकिनी नदी किस नदी में मिल जाती है? जाकर आप लोगों को बताना है। नंदप्रयाग से 5 प्रयाग हैं दोस्तों, 5 प्रयागों के बारे में बताऊंगा। नंदप्रयाग से नंदाकिनी नदी किस नदी से जाकर मिल जाती है? तो तब आपका जवाब आएगा सर भागीरथी से। किससे मिल जाती है बच्चों? भागीरथी से आकर मिल जाती है गुरुदेव। अगला सवाल देखिए, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? जिसके स्थान पर क्या है भैया? जिस पर रुद्रप्रयाग स्थित है, जरा बताएंगे आप मुझे। सर अब देखो, ना तो भागीरथी हो सकती, ना धौली गंगा हो सकती, नंदाकिनी या मंदाकिनी, बताइए। तब आप कहोगे गुरुजी मंदाकिनी है। बहुत बढ़िया, वेल डन बच्चों। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है भागीरथी निकलती है कहां से? मैंने आपसे पूछा है कि भागीरथी नदी कहां से निकलती है दोस्तों? भागीरथी कहां से निकलती है? सर भागीरथी निकलती है आपके गोमुख से। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सी नदी है जो गंगा नदी का हिस्सा नहीं है? यह आपको बताना है दोस्तों। चाहे तो मंदाकिनी हो, सोन हो, हिंडन हो, सब है, लेकिन धनसरी तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला देखिए, वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की? दोस्तों क्या आप नहीं जानते कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? आपको नहीं पता कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? आप ईमानदारी से बताइएगा। मैंने कितनी बार ये सवाल का जवाब दोस्तों आपको बताया है कि बिहार का शोक किसको बोलते हैं? जल्दी जवाब दो। मैं इस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहता हूं। देखिए अगर सवाल ये होता कि बिहार का शोक किसको बोलते हैं, बिहार का शोक किसको बोलते हैं, तो दोस्तों आंसर आपका कोसी आ जाता। क्या आ जाता? कोसी आ जाता, ये ध्यान रखना। लेकिन उसने ये सवाल नहीं पूछा है। उसने सवाल क्या पूछा दोस्त? उसने सवाल को थोड़ा चेंज कर दिया है। वर्ष 2008 में बिहार की, चलिए इस सवाल को आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देना क्या होगा। किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? यार कौन सी नदी है जो बहुत ज़्यादा क्या कर दी है, जिसने बीहट टाइप बना दिए हैं? और बीहट टाइप की अगर मैं बात कर रहा हूँ सर, वो चंबल नदी जानी जाती है, डाकुओं के शरणार्थी स्थल तक जानी जाती है। अगला देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? अगर मैं यमुना की सहायक नदियों की बात करूं तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही इस सवाल का जवाब बच्चों दिया है, और सवाल का जब जवाब दिया है तो हमको उम्मीद है कि आप इस सवाल का जवाब भी देंगे। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, केन, बेतवा और चंबल ये तीनों बच्चों किसकी सहायक नदी हैं? ये तीनों यमुना की सहायक नदी हैं। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। और दोस्तों रामगंगा जो है वो किसकी है? वो गंगा की है। तो भैया आंसर आ गया डी, आंसर आ गया बच्चों डी। अगला देखिए, अगला करा, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? कौन सी नदी ऐसी है जो पूर्व धारा में बहने वाली नदी नहीं है? जल्दी बोलिए। तो सर आप कहोगे वो हो जाएगी आपकी माही नदी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? ईमानदारी से बताओ कि क्या ये सवाल आपको नहीं बताया गया था? नहीं, जिस बच्चे के पास महापैक है उसे कोई अलग से बैच नहीं लेना पड़ता है, ये ध्यान रखना। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुना नदी बंदरपूंछ से निकलती है। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था? बच्चों ये सवाल मैंने कई बार आता देखा है, ये सवाल मैंने कई बार आता देखा है, और आने वाली क्लास में मैं इन सवालों को कराऊंगा कि नदियों के प्राचीन नाम। तो एक नदी जिसका नाम है झेलम, इस नदी को वितस्ता के नाम से, या एक युद्ध हुआ था बच्चों, आपको पता होगा झेलम का युद्ध, एक युद्ध हुआ था, आप लोगों को याद होगा, झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध, ये युद्ध हुआ था दोस्तों, याद रखना। चाहे तो झेलम का युद्ध कहे, चाहे वितस्ता का युद्ध कहे, चाहे हाइडे स्पीच का युद्ध कहे, सर कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था बच्चों, जिसे सिकंदर जीत गया था, जिसे सिकंदर जीता, राजा पोरस हार गए थे, है ना। चलिए अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में निर्गित होती है, मैदानों में प्रवेश करने से पहले शारदा नदी किस नाम से जानी जाती है?
शारदा नदी को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताओ दोस्तों, शारदा नदी को किस नाम से जाना जाता है? सर जी उसे काली नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां द्रुपदी द्रुपदृति, ये कौन सी नदी है दोस्तों? आप मुझे बताएंगे। तो तब आप लोगों का आंसर आ जाएगा सर सरस्वती नदी। अगला देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, तब आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर दामोदर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है चंबल नदी में जो नहीं मिलती है? आपको जल्दी बताना है दोस्तों, चंबल नदी में कौन सी नदी नहीं मिलती है? क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा सब मिलती हैं, लेकिन पार्वती नदी का कोई चक्कर यहां पर नहीं है। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? जल्दी बताइए दोस्तों, 40 सवाल हैं, अभी सिर्फ 34 हुए हैं। आप लोगों का जवाब आ जाएगा गुरुजी इनमें से कोई नहीं है, सारी मिल रही हैं। अगला देखिए, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी है जो दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है बच्चों? ये आपको बताना है। सर दामोदर नदी की सहायक नदी की अगर बात करूं तो वो सर इंद्रावती नदी नहीं है। अगला देखिए, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में होता है बच्चों? ये आपने बताना है। बोलिए किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में होता है? तो सर आप कहोगे सर वो है ताप्ती नदी। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? या तो ये ऐसे होगा, भागलपुर, कटिहार, पटना या बेगूसराय। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर मैं चलूं तो मैं इस सवाल का आंसर पटना दूंगा, अगर मैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलूं तो। ठीक है, चलिए अगला देखो, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी माचावरिया में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश कर लेती है? ये माचावरवा हो ही नहीं सकता, ये नामचा बरवा होगा, ऐसा मान ही नहीं सकता बच्चों, ये नामचा बरवा होगा, नामचा बरवा होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा और तब आपका आंसर ब्रह्मपुत्र आएगा, क्योंकि यही नदी प्रवेश करती है नामचा बरवा से। अगला देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र, कितने देशों में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है? जल्दी बताइएगा। अगर मैं ब्रह्मपुत्र नदी की बात करूं तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2900 किलोमीटर है। देखो बच्चों, ना तो ये पाकिस्तान में जाती है, हटाओ जरा पाकिस्तान वाले को, ना ही दोस्तों अगर मैं बात करूं भूटान में भी नहीं जा रही है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। अब यार मेरे हिसाब से तो आंसर ए लगा दो, बात खत्म होगी। चलिए अगला सवाल देखिए, कापिली किसकी सहायक नदी है? ये आपको बताना है। बताइए जल्दी बताओ, इस आंसर सवाल का आंसर क्या आएगा? जल्दी बोलो दोस्तों। हेलो बच्चों, ये मेरी जो 20 मिनट की क्लास है, अगर आपको अच्छी लगती है तो यार इसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करिएगा। आप क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बच्चों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यार अगर आपको ये अच्छा लग रहा है कि हमारा टॉपिक 20 मिनट में कंप्लीट हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस 20 मिनट क्लास में आप लोग रोज़ डेली एक टॉपिक के 30 से 35 क्वेश्चन करते हैं। अब आप सभी, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल हो, आरपीएफ एसआई हो या एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, कोई भी ऐसी भर्ती हो जो रेलवे से संबंधित हो, या फिर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपको करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके से प्रॉब्लम आती है कि यार करंट अफेयर कितना याद करूं, कहां से याद करूं, स्टैटिक जीके मेले पढ़ता हूं, त्योहार भूल जाता हूं, त्योहार पढ़ता हूं तो भाई साहब इस बार दिवस भूल जाता हूं, दिवस याद करता हूं तो पुरस्कार भूल जाता हूं। इन सब का सॉल्यूशन आ चुका है एक साथ। दोस्तों अब आप क्या करते हो, जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, सिलेबस कंप्लीट पूरा करने के बाद आप लगाते हो मॉक टेस्ट। आप क्या करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो। दोस्तों मॉक टेस्ट लगाते हो, वो आपको पैसे का कहीं ना कहीं से खरीदना होता है। मैं आपको 40 मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। 40 मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। खूब मॉक टेस्ट लगाओ। 40 मॉक टेस्ट के साथ में मैं आपको ई बुक दे रहा हूं, 7 ई बुक मैं आपको दे रहा हूं। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आप ई बुक पढ़िएगा अपने घर पे बैठ के, कहीं आपको जाना नहीं है। इसके बाद 4000 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनकी मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं। ये 3 चीज होगी। और दोस्तों एक बैच जो मैंने आप सबके लिए लॉन्च किया है, जिस बैच का नाम है चिराग। हर कोई चाहता है जिंदगी में भाई साहब खुशियां हैं, इस बार मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। क्वालिफाई होने में ना होने में सबसे बड़ी समस्या करंट अफेयर और स्टैटिक जीके है। आप एनटीपीसी वाले बच्चों से बात करना,
आप उन बच्चों से बात करना जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बताएगा कि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो मैंने इन सब का सोल्यूशन एक निकाल लिया है, और वो है बच्चों चिराग बैच। आप अगर रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो चिराग बैच तो छोड़ो, आप कोई और बैच लेते हो ना जीके करंट अफेयर का, आपको 300-400 रुपए का मिलता है। मैं सिर्फ आपको Y367 कूपन कोड लगाने पर वो चिराग बैच 123 रुपए का मिल जाएगा। अगर आप कोइंस यूज करते हैं, इसे लगाते हैं, कोइंस यूज करते हैं, बिना कोइंस के आपको मिलेगा 129 रुपए का। सर मिलेगा कहां से? आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले गूगल पे जाना। पहले तो देखो इस वीडियो में लिंक लगा हुआ है, लिंक से ले सकते हैं। नहीं मिल रहा तो गूगल पे जाना, अड्डा 24/7 लिखना, हमारी वेबसाइट को ओपन कर लेना। आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे तो ऑल कोर्स पे चले आना, और जैसे ही आप ऑल कोर्स पे आओगे यहां रेलवे दिखाई देगा। इस रेलवे में जो भी तुम्हारा मन हो उसको सेलेक्ट कर लेना। सर मुझे एनटीपीसी करना, सेलेक्ट कर लो। सबसे पहला बैच मिलेगा चिराग बैच। अगर मैं इस चिराग बैच की बात कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें आपको 58 से 60 घंटे में लाइव पढ़ाऊंगा। 60 घंटे लाइव बच्चों, 38 मॉक टेस्ट, 7 ई बुक इसमें आपको मिलेंगी। और ये 140 का, वैसे ये बैच बच्चों 561 रुपए का था, लेकिन जब आप यहां मोर ऑफर पे जाओगे और कूपन कोड लगाओगे Y367, क्या लगाओगे दोस्तों, Y367 लगाने के जस्ट बाद में आपको ये बैच, जब आप यहां कोइंस लगाओगे तो 123 रुपए का, और बिना कोइंस के बच्चों आपको ये मिलेगा 129 रुपए का। अगर आपको लगता है कि यार इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है, और एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, आरपीएफ हो, कोई भी, या जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी एमटीएस हो, कोई भी हो, जहां पर जीके जीएस और स्टैटिक जीके आती है, उन सब का सॉल्यूशन सिर्फ एक है, ये चिराग बैच। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इसके लिए कूपन कोड आप लिख लीजिएगा। सर कूपन कोड यूज करना है Y367। यार इतने रुपए में ना, अगर मैं बात कर रहा हूं 123 रुपए में एक कोल्ड ड्रिंक और 4 समोसे नहीं आएंगे। 4 दोस्तों में बैठ के आप कुछ खा नहीं पाओगे। इतने रुपए में मैं आपको 60 घंटे लाइव पढ़ा रहा हूं। सोचो बच्चों, आप 60 घंटे लाइव पढ़ा रहा हूं, 4000 क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको दे रहा हूं, ई बुक आपको दे रहा हूं, टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, और आपको चाहिए क्या? तो दोस्तों इस बैच में जुड़ के अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइएगा, और मेरा कूपन कोड Y367 यूज करिए, और इस बैच में जरूर जुड़िएगा करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।